अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी जूनियर्स ने ये रिक्वेस्ट की कि एक वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन पे बनाएं। वैसे भी एग्ज़ाम सबके बहुत करीब आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना देती हूँ पेपर प्रेजेंटेशन पे। लेट्स स्टार्ट इट। एक सवाल मैं आप लोगों से ही सबसे पहले पूछूंगी। एक पिक्चर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें आपने मुझे बताना है कि राइट साइड ज़्यादा बेटर लग रही है या लेफ़्ट साइड ज़्यादा बेटर लग रही है, और जो बेटर लग रही है वो बेटर क्यों लग रही है, और जो बेटर नहीं लग रही वो क्यों नहीं लग रही। तो अभी तक तो आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि राइट साइड इज़ द बेटर वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंटेशन पे बहुत वर्क किया। हालांकि है तो दोनों साइड पे सैलड है, लेकिन राइट साइड पे प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो वही चीज़ आ जाती है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी। आप जितना ज़्यादा एग्जामिनर को ईजी रखोगे, आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आपने हेडिंग्स दी हुई है, मार्कर का यूज़ है, रिमूवर का कम से कम यूज़ है, कटिंग कम है, तो उतने ज़्यादा नंबर आपको वो देगा, क्योंकि उसको आप इजी रख रहे हो, उसको आप प्रेजेंट करके दे रहे हो एक चीज़। और जितना ज़्यादा आप गन में जाएंगे, अगर बुक में एक पैराग्राफ है, आपने एज इट इज़ पैराग्राफ उसी तरह लिख दिया है, आपने उसमें कोई हेडिंग्स नहीं बनाई, कोई बुलेट्स नहीं बनाई, तो फिर वो आपको ऑब्वियसली कम नंबर मिलेंगे उसके। तो यही कुछ टिप्स वगैरह हैं जो अभी हम लोग शेयर करेंगे आपसे, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आप लोग उस चीज़ को बेटर तरह से प्रेजेंट कर सकें, ताकि एग्ज़ामिनर आपसे इम्प्रेस हो, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो हमने एग्ज़ामिनर को ही इम्प्रेस करना होता है। तो आप पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के लिए रिलेटेड टूल्स भी बताती हूँ, जिसको हम स्टेशनरी कहते हैं बेसिकली। तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं एक पाउच लेती थी और उसमें इतनी स्पेस होती थी कि उसी के अंदर मैं अपना कैलकुलेटर भी ले जाती थी और स्टेपलर भी ले जाती थी, ताकि मुझे बोर्ड के पेपर में कोई इनकन्वीनियंस ना हो, और फिर मैं खुद ही स्टेपल कर लेती थी अपनी शीट्स को। तो लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि वो ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पेन लो, एक पर्टिकुलर इंक लो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं अपना बताऊँ तो मैंने तो कोई पेलिकन की इंक नहीं ली थी, रॉयल ब्लू, मैंने तो डॉलर की इंक ही ली थी। और मैंने कोई पेलिकन का पेन नहीं लिया था 6-7 हज़ार का, मैंने अपना ये डॉलर का SP10 पेन लिया था, जो हर स्टेशनरी की शॉप से बहुत अच्छी कीमत में आपको आराम से मिल जाएगा, पॉकेट फ्रेंडली। तो इट डज़ंट मैटर कि आप महंगी स्टेशनरी लो और फिर आपकी उस पर ग्रिप ना आए। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप वो वाली स्टेशनरी ले रहे हो जिस पर आपकी ग्रिप आ जाए। अब जैसे कि बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो पेपर से 1 मंथ पहले या कुछ वीक्स पहले पेन खरीदते हैं और फिर उसी पेन को लेके चले जाते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम देने। तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पेन वो वाला यूज़ करना है अपने एग्ज़ाम्स में जिससे आप पूरा साल लिखते आए हो और आपकी उस पर अच्छी खासी ग्रिप हो। तो अब कुछ स्टेशनरी आइटम्स के बारे में आपको बता देती हूँ। एक लॉन्ग स्केल आप प्लेन लेके जाना है, वो आप मार्जिन लाइंस लगाएंगे उससे। शॉर्ट स्केल अंडरलाइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और डायग्राम्स के बॉक्स वगैरह बनाने के लिए। पेन जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई सी भी कंपनी का हो, लेकिन उस पर आपकी ग्रिप हो, आप उसमें ईजी हो, वो उसका फ़्लो जो हो वो स्मूथ हो चुका हुआ हो बहुत। मार्कर कट टिप और राउंड टिप दोनों लेके जाने हैं। कट टिप में मोस्टली हेडिंग्स कट टिप से देती हूँ कि वो ज़्यादा बोल्ड लगती हैं, और राउंड टिप होता है आप उसे अंडरलाइनिंग भी कर सकते हो। वैसे मैं अंडरलाइनिंग के लिए भी कट टिप ही यूज़ करती हूँ, तो आप उससे मार्जिन लाइंस लगा सकते हो राउंड टिप से। और लोग कहते हैं कि इंक रिमूवर नहीं लेके जाओ, लेकिन मैं कहूँगी कि कटिंग से बेटर है कि आप अगर वो गलती होगी तो आप उसके लिए इंक रिमूवर ले जाओ और वाइटनर भी ले जाओ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं यूज़ करना है। और लेड पेंसिल, इरेजर, शार्पनर इसलिए क्योंकि ये डायग्राम्स वगैरह में आप ये यूज़ करते हो, और फिर उसको आप पॉइंटर से, ब्लू पॉइंटर से हाईलाइट कर लो डायग्राम को, फिर आप इरेज कर दो लेड पेंसिल का मार्क सारा वहाँ से। तो ये कुछ टिप्स, ये कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं जो आपने लेके जानी है, और बाकी आप अपनी मर्ज़ी है, जो आप जिस तरह ईजी हो, जिस तरह आपको कन्वीनियंस हो वो लेके जाएं। तो अब मैं आपसे कुछ सैम्पल पेपर्स शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी उसमें ये होगा कि आपका टाइम भी कम लगेगा वो लिखते हुए, और वो आप एग्ज़ामिनर जो है ना उसको बहुत आई कैचिंग लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
चलें आपसे एक पेपर मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें आपने देखना ही है कि जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे बोर्ड में, तो ऊपर जो होते हैं ना, वहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी फ़िल करनी होती है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि अपना रोल नंबर लिखें, इसको नंबर्स में लिखें, इसको वर्ड्स में लिखें, और शीट नंबर वगैरह ये सब कुछ आपने फ़िल करके जब नीचे आपने पेपर स्टार्ट करना है, तो वहाँ पर आपने अपना नेम, रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखना। आपने बेसिकली स्टार्ट लेना है सब्जेक्टिव टाइप से। ऊपर लिख देना आपने सब्जेक्टिव टाइप। अब जो साइंसेस का पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4। इस सब में आप लोगों ने 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, और जो सेक्शन 2 हमारे पास है उसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सेक्शन 1 के बारे में बता रही हूँ। आपने सिंपली ऊपर सेक्शन 1 लिखना है। सेक्शन 1 में सारे क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपने बेसिकली ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस लिख देने हैं। नीचे आप क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसका पार्ट 1 है। आपने ये याद रखना है कि आपने नंबरिंग वही करनी है जो आपके पेपर में नंबरिंग हुई हुई है, खुद से नंबर्स नहीं डालने हैं आपने। तो आपने जैसे नंबर 1 अटैम्प्ट किया है, इसकी पेपर में नंबरिंग 1 थी, तो आपने यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन था डिफाइन क्रोमैटिन। तो आपने पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं लिखना, आपने उसमें हेडिंग देनी है कि क्रोमैटिन के बारे में पूछा, नीचे क्रोमैटिन लिख दिया सब हेडिंग में, क्योंकि उसने डेफिनेशन का पूछा, डेफिनेशन का लिखें और डेफिनेशन को इनक्लोज कर दें इन इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद बच्चे गलती करते हैं, वो ये होती है कि जब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो वो सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे और उसके नीचे कोई सब हेडिंग नहीं देंगे, तो इस तरह आपको 1 या 1.5 नंबर मिलेंगे। तो आपने ये करना है कि जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, बुक में कोई सी भी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड है तो आपने वो डाल देनी है। लाइक उसकी कोई एग्जांपल है, कोई डायग्राम है, ताकि आपको क्वेश्चन आई कैचिंग लगे और एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे। तो यहाँ पर जैसे बुक में था कि अगर क्रोमैटिन कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, तो ये हम लोगों ने एक सब हेडिंग डाल दी और इसकी डायग्राम थी तो हम लोगों ने डायग्राम भी इसकी बना दी। तो अब दूसरी बात जो मैंने आपको यहाँ पर एक और टिप देनी थी वो ये थी कि आप अंडरलाइनिंग और लिखें, जब आप लिख रहे हैं, ये बड़ी हेडिंग्स बोल्ड दे रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप वगैरह की, तो इसको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आप करेंगे तो इस तरह इम्प्रेशन ये जाता है कि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टाइम था और वो अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि एक स्टूडेंट का वर्क जो होता है वो उसको डिसेंट लगना चाहिए। तो आपने बिल्कुल डिसेंट तरीके से ही लिखना है। और आपको मैं एक और टिप दूँ कि आपने मार्जिन लाइन 1 साइडेड लगाना है, ये राउंड टिप मार्कर से होगा। मैं जो लिखती हूँ बोर्ड के पेपर में या कोई भी पेपर हो तो मैं उसमें कट टिप मार्कर से लिखती हूँ, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो। इस तरह ये होता है कि वो आपकी हेडिंग ज़्यादा बोल्ड नज़र आती हैं, और अंडरलाइनिंग भी कट टिप मार्कर से करती हूँ। लेकिन आपने एक बात ये अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है कि आपने अंडरलाइनिंग साथ साथ नहीं करनी। आपने पहले पूरा पेपर अपना कंप्लीट करना है, फिर आखिर के जो 10 मिनट अगर आपको बचते हैं, 5-10 मिनट बचते हैं, तो आप उसमें अंडरलाइनिंग करें जितनी आपसे हो सकती है। क्योंकि बेसिकली तो हमारा काम ये होता है ना कि हमने इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, वो होगी है तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। ये तो हम इसलिए करें कि पेपर अच्छा लगे। तो ये तो आई थिंक आपको पेपर सब्जेक्टिव पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको जब शीट मिल जाती है ना, तो आप ये काम उस वक़्त कर लें। मैं आपको डिफरेंस के बारे में बताती हूँ। तो जैसे कि बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो आप ऊपर पूरा क्वेश्चन बिल्कुल भी मत लिखें, आप सिंपली हेडिंग दे डिफरेंस, और आगे एक साइड पे आप लिखते हैं बिनाइन ट्यूमर, एक साइड पे आप लिखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इस तरह आपको दोनों साइड पे अलग अलग दफ़ा हेडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दरमियान में हेडिंग देते जाएँ। डेफिनेशन, लोकलाइजेशन, डेंजरस क्यों है, क्यों, जितने भी आपको पॉइंट्स आते हैं वो आप बीच में लिखते जाएं और साइड्स पे इनकी इन्फॉर्मेशन डालते जाएं। जब आप ये पूरा क्वेश्चन कर लें तो फिर आप ये जो आपने हेडिंग्स दी हैं इनको बॉक्सेस में करके आपस में ज्वाइन कर दें, तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा और एग्जामिनर को मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि आपने दोनों में वो कंपेयर करके एक ही पॉइंट लिख के आपने दोनों में कंपेरिजन कर दिया है, तो वो आपको मैक्सिमम नंबर देगा। उसके बाद बारी आ जाती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, मोस्टली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में होते हैं। तो आपने इस तरह नहीं करना जितना मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट पूरी लिख दी आपको समझाने के लिए। आपने सिर्फ सिंपली ये लिखना है, वहाँ पे क्वेश्चन का नंबर डालना है और नीचे आपने लिख देना है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने बेसिक हेडिंग देनी है सोल्यूशन की। बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि सोल्यूशन की हेडिंग जाके देते हैं कैलकुलेशन की जगह पे, हालांकि सोल्यूशन में तो वो सारे स्टेप आ जाते हैं जो आपको रिजल्ट तक पहुँचाते हैं। तो बेसिक हेडिंग आपने सोल्यूशन की देनी है, फिर उसके बाद आपने सब हेडिंग देनी है गिवन डाटा की। अब गिवन डाटा में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख देनी है, वो सारी अमाउंट लिख देनी है जो कि आपको स्टेटमेंट में प्रोवाइड की है एग्जामिनर ने, और विद सिंबल्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और सिंबल्स के साथ साथ आप उसकी यूनिट्स भी लिखें।
फिर उसके बाद आपने स्टेटमेंट में से ही देखना है टू फाइंड कि आपने फाइंड क्या करना है। ये दोनों चीज़ें अगर आपने ठीक लिखी हैं तो आपको 3 में से यहाँ पर 1 नंबर मिल जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि फार्मूला कौन सा लगता है, फार्मूला लिखा है और कैलकुलेशंस आपने लिख दी हैं। अब आपने एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप रिज़ल्ट लिख रहे हैं तो रिज़ल्ट के साथ आप यूनिट मस्ट लिखें। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 1 नंबर या 0.5 नंबर डिडक्ट कर लेगा। तो आपने यूनिट ज़रूर मेंशन करने हैं साथ और रिज़ल्ट आपने लिख देना है। तो आप अगर इसको अंडरलाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंडरलाइन नहीं करते, आपके पास टाइम नहीं बचता, तो अगर आप ये स्टेप्स इस तरह लिखे हुए होंगे आपने तो वो एग्ज़ामिनर को ऑलरेडी नज़र आ जाएंगे, तो आपको नंबर वो मैक्सिमम देगा उस पर। पहले आप स्क्रीन पे आपको कुछ अपने पास पेपर्स दिखा रही हूँ। मैं एक्चुअली किप्स की स्टूडेंट थी, तो ये वहीं के कुछ पेपर्स हैं जो मेरे सेकेंड ईयर के हैं। अब तो ये थोड़े पुराने हो गए हैं और इंक बहुत डल हो गई है, लेकिन इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपने सब हेडिंग्स किस तरह से देनी है शॉर्ट क्वेश्चंस में, और डायग्राम्स किस तरह से बनानी है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स ये बताती जाऊँगी कि जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जब मैं न्यू किप्स में गई थी तो मुझे याद है कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो थी। मेरे फर्स्ट टेस्ट में मेरा आधा टेस्ट रह गया था, लेकिन एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। मेरी राइटिंग भी बहुत ख़राब होती थी पहले। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अभी भी टाइम है स्टूडेंट्स के पास, अभी मंथ्स हैं काफ़ी, तो आप लोग अभी से मेहनत करेंगे तो फिर आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। पेपर प्रेजेंटेशन पे अच्छे से गौर करें, आप लोग प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि आप लोगों की फ्लुएंसी आ जाए उस चीज़ पे। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला नॉलेज जब आप बांटते हैं तो वो आपको डबल होकर आपके पास वापस आता है। तो अब मैं नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अब आप टाइम मैनेजमेंट और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो आई एम वर्किंग ऑन द नेक्स्ट वीडियो टू फॉर यू गाइस। सो अब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।